सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के साइंस विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलग उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में आज यहाँ पर पार्ट 1 के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से भी स्टार्ट करेंगे और इसको हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पार्ट 1 को हम जल्दी से पढ़ करके आज यहाँ पर हम खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले ये समांतर बल रेखाएं होती है और दूसरा ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ हमेशा ये रेखाएं चलती हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर भी ध्यान रखिए कि ये देखिए ये सारे के सारे प्रश्न पिछले सालों में पूछे हुए हैं और मैं आपको डीएलएड का पेपर देख के बता दूं कि जो सेकंड सेमेस्टर के पेपर्स हुए उसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि जो पिछले साल में पूछे हुए प्रश्न है वो बार बार रिपीट हो रहा है और मैक्सिमम प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो जितने भी पिछले सालों में पूछे हुए प्रश्न है उनको आप ध्यान से देखिए। तो देखिए 1 एम्पीयर से क्या तात्पर्य है, लिखिए। तो 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को हम 1 एम्पीयर कहते हैं। जैसे I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। तो I यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर, ठीक है। और Q यानी कि यहाँ पर इसका मात्रक होता है आवेश और T यानी कि समय। तो अगर T की वैल्यू 1 सेकंड रख दी जाए तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, यानी कि 1 सेकंड में प्रवाहित धारा ही क्या होती है, 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है वही क्या होता है, वही 1 एम्पीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि बाज हुआ या गिद्ध, शेर हुआ, चीता हुआ, ये सब सर्वाहारी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और सेम यही प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछा गया है और वहां पर भी मैंने आप लोगों को बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या होती है, समझाइए। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। इसके अलावा आप देखते हो कि लोहे की चीजों पर हम पेंट कर देते हैं। एक परत चढ़ाने से क्या होता है कि उसका संक्षारण जो है वो कम हो जाता है, वरना लोहा बहुत ही तेजी से संक्षारित होने वाला पदार्थ है। देखिए अगर कोई छड़ रखी गई है खुले में, उस पर धूप बारिश सारी हर चीज आ रही है तो वो छड़ उसमें आप देखोगे वो संक्षारित होने लगती है, झड़ करके गिरने लगती है थोड़ी थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रमण रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। 2017 और 2022 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। तो खाद्य श्रृंखला जब सीधी न होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार का जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बन जाता है जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। जैसे कि मेंढक है, ठीक है, अब इसको कोई भी खा ले रहा है, सांप तो खा ही ले रहा है और भी अन्य जीव इसको खा ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो खाद्य जाल है वो बहुत ज्यादा गहरा बन जाता है या बहुत ज्यादा उसमें आप देखोगे जाल की तरह सीधा सीधा नहीं दिखता है, बल्कि उसमें बहुत सारी चीजें जटिल हो जाती हैं। तो इसीलिए इसको हम खाद्य जाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। कितना, देखिए ये खाद्य जाल लगातार 2 सालों में पूछा गया है। फिर देखिए विद्युत के सुचालक और कुचालक लगातार, देखिए वही प्रश्न 2 बार लगातार 2 सालों में पूछा गया है। तो विद्युत के सुचालक और कुचालक, सुचालक पदार्थों में लोहा, एल्यूमिनियम, तो लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, ये सब विद्युत के सुचालक है। और विद्युत के कुचालक में रबड़ है, प्लास्टिक है, लकड़ी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त वर्गों के नाम लिखिए। तो सर्वदाता और सर्वग्राही, सर्वदाता O है और सर्वग्राही AB है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं। किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, किसी भी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए।
तो देखिए मानव में 4 प्रकार के रक्त वर्ग पाए जाते हैं, रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, फिर रक्त वर्ग ए बी और ओ। ठीक है, और प्रतिजन ए बी दोनों और प्रतिरक्षी ए बी कोई नहीं। यहाँ पर आप देखिए 2018 के एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि ये क्यू आवेश है और यहाँ पर देखिए बटे टी यानी कि समय है। आवेश के प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है और इसका मात्रक क्या है, एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है और इसे आई से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। धातुओं के वो ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, जैसे कि NaCl, KCl, CaCO3। अब अयस्क क्या है, उन सेलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हो, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए बॉक्साइट, सिल्वर, कोरंडम, हेमेटाइट, ये सब क्या है, अयस्क हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो गए तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर पृथ्वी से सारे पेड़ पौधे ही समाप्त हो गए तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, और जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सभी जीव जंतु अपने आप समाप्त हो जाएंगे, तो सारा जगत ही समाप्त हो जाएगा। 2018 में एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद देखिए 2019 में पूछे हुए प्रश्न है ये सब। क्वेश्चन नंबर 16 है, रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है, तो अभी आपने ऊपर देखा है। ये देखिए 2018 में भी यही क्वेश्चन सेम पूछा गया, फिर 19 में भी पूछ लिया है। तो ए बी और ओ चार प्रकार का होता है। चार समूहों में इसको बांटा गया है, 4 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 17 है, पिग आयरन किसे कहते हैं, तो वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह किसे कहते हैं। ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं, तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म होकर के ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, जिन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी दिया है। 2019 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण है, तो सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन न बढ़ना, इस तरह के कई लक्षण बच्चों में दिखाई देने पर थैलेसीमिया रोग होता है। 2019 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 है, खाद्य श्रृंखला क्या है, तो खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो खाद्य श्रृंखला में जैसा आपने देखा है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, पौधे जो होते हैं इनको कौन खाता है, टिड्डा खाता है। टिड्डे को कौन खाता है, मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है, सांप खाता है। और सांप को भी कौन खाता है, बाज खाता है। ठीक है, बाज। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो प्रक्रम है ये चलता रहता है, ये खाद्य श्रृंखला का। और हर एक जीव एक दूसरे पर खाने के लिए क्या होता है, जैसे टिड्डा पौधे पर, मेंढक टिड्डे पर, सांप मेंढक पर, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो श्रृंखला है ये इसी तरीके से चलती रहती है। हर जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। 2019 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, एड्स किस विषाणु के कारण होता है, तो आप सभी को पता है HIV वायरस के कारण ये होता है। दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये HIV का फुल फॉर्म होता है। और ये यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा था कि किस विषाणु से होता है, तो सिर्फ HIV भी अगर आप लिख देते तो भी सही होता है। ठीक है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका नाम है, HIV का फुल फॉर्म। 2020 में देखिए पूछा गया है। फिर यहाँ पर देखिए 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति के चोट लगने पर या किसी रोगी की तबीयत बिगड़ने पर अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित एवं त्वरित किया गया उपचार ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, अयस्क से आप क्या समझते हैं, तो वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं का सरलता से निष्कर्षण किया जा सके वे ही क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। तो अयस्क क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, इनमें से धातुओं का निष्कर्षण सरलता से हो पाता है। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 पर, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। आप देखिए बार बार एक ही प्रश्न कितनी बार पूछा गया एग्जाम में। तो रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। लाल रुधिर कणिकाएं जिन्हें हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसे हम WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, और रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स
ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो वे अंग जो संरचना में समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। जैसे देखिए, चमगादड़ के पंख और घोड़े की टांग, बिल्ली का पंजा की मौलिक रचना समान होती है, लेकिन विकास भी समान होता है फिर भी, लेकिन सभी का कार्य क्या है, अलग अलग है। चमगादड़ के पंख उड़ने के काम आते हैं, घोड़े की टांग चलने के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है तो आवेश की मात्रा की गणना करिए। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पर Q क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी के। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर I की वैल्यू पता है और समय की भी वैल्यू पता है, 1 घंटे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में भी आपको पता है कितने सेकंड होते हैं, 60। तो अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया है, तो ये 3600 सेकंड हो गया। ठीक है, समय की वैल्यू हमको मिल गई 3600 और I धारा दिया हुआ है, I की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर I की वैल्यू दी है 5। तो अब यहाँ पर हम रखेंगे, जब यहाँ पर I इंटू टी में I की वैल्यू 5 और T की वैल्यू 3600। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, जब इनका गुणा करेंगे हम तो ये आ जाएगा 36 पंचे 180 और यहाँ पर ये 2 जीरो, तो ये टोटल आ जाएगा। यहाँ पर ये T की वैल्यू आ जाएगी, ये Q की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों आ जाएगी। यहाँ पर आप देखिए Q, यहाँ पर Q इक्वल टू I इंटू टी था ना, तो यहाँ पर आप देखिए Q इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आवेश की वैल्यू 18,000 कूलाम। C लिखा हुआ है ना, C का मतलब कूलाम। तो इस तरीके से यहाँ पर बस केवल फॉर्मूला हमें लगाना था, Q इक्वल टू I अपॉन टी। यहाँ पर भी देखिए वही लिखा है, Q इक्वल टू I इंटू टी के, Q इक्वल टू I इंटू टी के। और यहाँ पर I की वैल्यू पता थी, T की वैल्यू पता थी, तो Q की वैल्यू हमने निकाल ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा रहता है अथवा ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। 2021 में पूछा गया, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, स्पष्ट करिए। तो आवेशित कणों के प्रवाह की दिशा से परिभाषित होती है। जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा आवेशित कणों के प्रवाह की दिशा से परिभाषित होती है, इसलिए यह अदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किस परीक्षण को करा जाता है। तो HIV वायरल लोड टेस्ट या एलिसा परीक्षण भी करते हैं। आप लोगों को पता है, अक्सर HIV की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, आपने इसी में पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। आप देखिए, सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो प्राथमिक उपचार संक्रमण होने की संभावना को कम करने में मदद करता है। दूसरा है मामूली कट या उचित देखभाल करने से स्थिति खराब होने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। 2021 में ये देखिए, ये भी पूछा हुआ है और ये प्रश्न भी जो आप पढ़ने जा रहे हो। मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त है, अथवा मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा कितने समूह है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग है और 7 आवर्त है, 7 आवर्त और 9 वर्ग याद रखिएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग। तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। कितने वर्ग है, यहाँ पर सही कर लीजिए, 18 वर्ग और 7 आवर्त है, ये ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। आवेश का मात्रक क्या है, एकांक आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश का मात्रक मैंने अभी आपको बताया था, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी के या Q इक्वल टू I इंटू टी के। तो Q जो है आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के समान आवेश को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध लिखिए। तो प्रतिरोध R के साथ V विभवांतर का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ये तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती है, V इक्वल टू आई आर के। ठीक है, जहां V विभवांतर है, I विद्युत धारा है और R प्रतिरोध है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आवर्त तथा वर्ग से आप क्या समझते हैं। 2018-2022 में पूछा हुआ प्रश्न है।
तो आवर्त तत्वों के परमाणु भार की वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध करने पर 36 कतारें प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम आवर्त कहते हैं, जो इस तरीके से हॉरिजेंटल होती हैं, और जो वर्ग होते हैं वो ऐसे खड़े खड़े होते हैं। आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु भार की वृद्धि क्रम में 36 कतारों में सजाने पर समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित रहते हैं, और इन्हें ही हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से अलग अलग वर्ग होते हैं इस तरीके से, और ये क्या होते हैं, ये क्षैतिज रेखाएं क्या होती हैं, आवर्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं? तो भूपर्वटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं, और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वे धातु कहलाते हैं। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एलिसा परीक्षण क्या है? तो डायरेक्ट एलिसा नामक तकनीक एक परीक्षण है जिसमें एक एंजाइम लेबल एंटीबॉडी का उपयोग सॉल्यूशन घोल में उपस्थित एनालाइट से बाइंड होने के लिए करते हैं। एक बार बाइंड होने पर एंजाइम लेबल एंटीबॉडी रंग बदलने के लिए सबस्ट्रेट के साथ रिजेक्ट कर सकती है, जो एनालाइट की मात्रा का पता करने में सहायक होती है। रिएक्ट यहाँ पर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, आवेश विभवांतर तथा कार्य में संबंध बताइए। तो विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश के, यानी कि V इक्वल टू W अपॉन Q के। Q क्या है, आवेश है, W क्या है, कार्य है, और V क्या है, विभवांतर है। तो V इक्वल टू W अपॉन Q के। क्वेश्चन नंबर 40 है, मेंडलीव के आवर्त के कोई 3 दोष बताइए। तो देखिए, हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हाइड्रोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी में। इसको क्षार धातुओं के साथ भी रखा गया है और हैलोजन के भी साथ। समस्थानिकों के लिए कोई नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, और इसके अलावा दोस्तों अक्रिय गैसों के लिए भी कोई जगह नहीं थी। ये भी आप लिख सकते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे Cu तथा Hg, Ag और Ti यानी कि टाइटेनियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी के इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता ही क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्थिर विद्युत आवेश क्या है? पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे हम स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं, और आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, आवेश के आकर्षण और प्रतिकर्षण से आप क्या समझते हैं? तो समान प्रकार के आवेश आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, जैसे कि धन और धन प्रतिकर्षण करेंगे, ऋण और ऋण भी, लेकिन धन और ऋण आपस में आकर्षित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या होंगे, आपस में आकर्षित होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों लैंथेनाइट्स के परमाणु क्रमांक लिखिए। आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है? तो आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों लैंथेनाइट्स 122 की परमाणु संख्या 57 से 71 के बीच है। आवर्त सारणी में इन्हें तृतीय समूह में रखा गया है, समूह से अलग एक अलग समूह बनाया गया है, उसमें नीचे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है? तो एड्स विषाणु के संक्रमण से शरीर में T4 कोशिकाओं की कमी हो जाती है। ये आपने पढ़ा था, बहुविकल्पी प्रश्नों में भी ये पढ़ा था कि T4 कोशिकाओं की कमी हो जाती है, या T4 कोशिकाएं सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो सर्वाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो पौधे, वनस्पति, सब्जी, फल, अनाज तथा जंतुओं, मांस दोनों को भोजन के रूप में सम्मिलित करते हैं, वे सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे कि बाज हुआ, या मनुष्य। मनुष्य को भी हम सर्वाहारी कह सकते हैं, मनुष्य ही सर्वाहारी होता है, आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, रक्त जमने में फाइब्रिनोजेन की क्या भूमिका है? लिखिए। फाइब्रिनोजेन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जिसकी आवश्यकता रक्त के थक्के जमने के लिए होती है। ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में वर्गीकृत फाइब्रिनोजेन यकृत में उत्पादित होता है और चोट लगने की स्थिति में घुलनशील फाइब्रिनोजेन एक प्रकार की संरचना बनाता है और चोट पर आच्छादित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता होती है? लिखिए। सांद्रण की 2 विधियों के भी बताइए। तो खानों से प्राप्त खनिज में मिट्टी, पत्थर, सिलिका आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं। खनिजों से इन अशुद्धियों को पृथक करना आवश्यक होता है और यह प्रक्रिया ही सांद्रण कहलाती है। तो सांद्रण की प्रमुख विधियों में द्रव चालित धुलाई, झाग प्लवन विधि, घनत्वीय विधि और विद्युत चुंबकीय विधि आती हैं। इसके अलावा फेन प्लवन विधि भी होती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि भी होती है,
क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रा को स्पष्ट करिए। तो किसी चालक में आवेश बहने की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। यहाँ पर देखिए विद्युत धारा I बराबर Q इंटू Q अपॉन T के होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला है, I इक्वल टू Q अपॉन T, और इसका मात्रक एम्पियर होता है, आपको पता है विद्युत धारा का। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता और किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं? तो सर्वदाता O है और सर्वग्राही AB है। क्वेश्चन नंबर 52 है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, आप सभी को पता है पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर 53 है, पारितंत्र का क्या कार्य है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल और पारिस्थितिकी पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 54 है, पारिस्थितिकी पिरामिड के खोजकर्ता कौन है? तो चार्ल्स एल्टन। क्वेश्चन नंबर 55 है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस तत्व को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो फ्लोरीन की होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम बताइए। तो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त के फलन होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, अयस्क किसे कहते हैं? तो वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को सरलता से निष्कर्षित किया जाता है वे अयस्क कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, धातु कर्म किसे कहते हैं? तो अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में शामिल समस्त प्रक्रमों को हम धातुक्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो पिंच ब्लेंड या पिच ब्लेंड से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, तांबे के 2 अयस्कों के नाम बताइए। तो क्यूप्राइट और कॉपर पायराइट। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, एल्यूप्राइट के 2 अयस्कों के नाम लिखिए। तो एल्यूप्राइट के 2 अयस्क है क्रायोलाइट और बॉक्साइट। दोस्तों यहाँ पर एल्यूमिनियम होना चाहिए था। एल्यूमिनियम के 2 अयस्कों के नाम बताइए। तो क्रायोलाइट और बॉक्साइट। ठीक है, एल्यूमिनियम के 2 अयस्कों के नाम क्रायोलाइट और बॉक्साइट है। क्वेश्चन नंबर 64 है, कैल्शियम के 3 अयस्कों के नाम बताइए। तो एस्बेस्टस, डोलोमाइट और जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 65 है, हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? तो हॉर्न सिल्वर हम सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 65 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अब जितने भी प्रश्न बचे हैं उनको हम अगली क्लास में करेंगे। तो 65 तक के प्रश्नों को उम्मीद करती हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और आप लोग इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई क्लासेस हम लेते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे क्लासेस को वैसे ही देखते रहें। और थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी और आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सारे क्लासेस को भी देखते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। और अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों की रजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, तो आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। और कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।